अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के सेशन के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक से बात करनी है कि डीवीएम के बाद हम एमएससी जिसे मास्टर्स या एमफिल आप समझ लें के लिए एडमिशन कैसे ले सकते हैं कनाडा में, और ये कितना मुश्किल है या कितना आसान है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितने इसके लिए हमें पैसे चाहिए, कितने आइल्स में बैंड चाहिए, सब कुछ ए टू जेड इस वीडियो के आखिर तक इंशाल्लाह ताला आपको सब मालूम हो जाएगा। तो अगले इंशाल्लाह 30 मिनट में आपको बहुत सारी वो मालूमात मिलने वाली हैं जो कि आपको कंफ्यूज करती हैं और जिनका मालूम होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी फॉरेन स्टडी के मतलब प्लानिंग कर रहे हैं। मेरा नाम हमजा जवाद है और मैं डलहौजी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स का स्टूडेंट हूँ। मैंने 2021 में पाकिस्तान से डीवीएम कंप्लीट किया था। उसके बाद मैं कुछ इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो गया था, फीड मिल्स में। और जनवरी 2023 में मैंने डलहौजी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट किया था। डलहौजी यूनिवर्सिटी नोवा स्कोशिया प्रोविंस में अटलांटिक कनाडा में। और 1 जून को मैं ओल्ड्स कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो कि अल्बर्टा में है, कैलगरी के पास है, इसमें आ गया था अपना समर डाटा कलेक्ट करने के लिए। और जो मेरा थीसिस है या जो मेरा प्रोजेक्ट है वो है यूटिलाइजिंग जीनोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स टू एनहांस शीप पैरासाइट रेजिस्टेंस बाय ब्रीडिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सब क्लिनिकल पैरासाइट इन्फेक्शन। सो मेरा मेन काम जीनोमिक्स पे है, जिसमें मैंने वो जीन्स या वो कॉपी नंबर या ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है जो रेजिस्टेंस से ताल्लुक़ रखती हैं। और दूसरा मेरा प्रोजेक्ट का जो पार्ट है वो मेटाबोलोमिक्स है, जिसके अंदर मैंने ऐसा टेस्ट क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लड बायोमार्कर्स और मेटाबोलोमिक्स के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए, जो कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ये चीजें होती हैं। तो उनको यूज करते हुए सब क्लिनिकल पैरासाइट को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट क्रिएट करना है इंशाल्लाह। सो मेरी ये स्किल्स होंगी जीनोमिक्स और मेटाबोलोमिक्स और पैरासाइटोलॉजी वगैरह। लेकिन इससे पहले आजकल एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो है फीड एफिशिएंसी पे शीप में मशीन, डिफरेंट मशीन्स को यूज़ करते हुए, लाइक ग्रो सेफ टेक्नोलॉजी है एक मशीन। तो मैं अभी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह 23 अगस्त से मेरा प्रोजेक्ट अपना शुरू हो जाएगा, उसका डाटा कलेक्ट होगा। तो ये मेरी, फिर मैं वापस जाऊँगा डलहौजी यूनिवर्सिटी में, अपना थीसिस वहाँ सबमिट करवाऊंगा, अपनी डिग्री वहाँ से लूंगा। सिर्फ डाटा कलेक्शन के लिए अल्बर्टा आया हूँ। चलिए आगे चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे कि कनाडा ही क्यों, इटली, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं? तो इनमें सिमिलरिटीज भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं। हर बंदे की अपनी प्रायोरिटी होती है। तो कनाडा में मेरी क्यों प्रायोरिटी है कनाडा, और मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, इसलिए कि इसका एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड क्लास है। मास्टर्स पीएचडी में जो रिसर्च का लेवल है वो बहुत अच्छा है। इसका जो यहाँ पे जो कल्चर है वो बहुत डाइवर्स है। बहुत ज़्यादा कंट्रीज के लोग यहाँ पे रहते हैं। आप जिस भी कंट्री का नेम लेंगे आपको यहाँ पे बंदा मिल जाएगा। और सब लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी रेसिज्म नहीं है। बिग लेवल पे नहीं है, किसी बंदे के साथ कोई वाकया छोटा मोटा हो जाए तो वो तो पॉसिबल हो सकता है, बट बिग लेवल पे रेसिज्म नहीं है। मैंने अभी तक कुछ अपने हिसाब से नहीं फील किया, मुझे कभी किसी ने फील करवाया, तो आई गेस बिल्कुल बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में देखा जाए, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ, ये बिग नेम है। डलहौजी यूनिवर्सिटी जिसमें मैं पढ़ता हूँ वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये जितनी यूनिवर्सिटियाँ टॉप 200 500 के अंदर अंदर आती हैं, और दुनिया इनको और इनकी जो रिसर्च है वो पास्ट में कुछ ना कुछ उस रिसर्च ने अचीव किया है दुनिया के लिए अपनी अपनी फील्ड्स में। और कनाडा के अंदर स्पेसिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा अप्लाइड है। मैं भी ओल्ड्स कॉलेज में हूँ, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी एक्सेस सेंटर फॉर लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, टैग उसे कहते हैं। वो गवर्नमेंट का इदारा है जिसका सिर्फ काम ही लाइफ स्टॉक में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करवाना है। सो मेरा प्रोजेक्ट है, उसमें भी हम कोई ऐसा टेस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं जो डिवाइस से लिंक हो, डिवाइस ऐसी बनाई जाए कि फार्म के ऊपर ही ब्लड सैंपल थोड़ा सा लेके पैरासाइट डायग्नोस हो जाए कि इन्फेक्शन किस स्टेज पे है, अर्ली पे है, मिड पे है, लेटर पे।
तो इस तरह अप्लाइड रिसर्च होती है और अच्छी होती है। फिर सेफ्टी होगी यहाँ पे, आपको कोई टेंशन नहीं, आप रात को दिन को जहाँ मर्जी जा रहे हो, जिस मर्जी पार्ट में हो, और मल्टी कल्चरल कल्चरल कंट्री है, ऊपर भी बात हुई जैसे पहले भी। और सबसे बड़ी बात, पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। 20 आवर्स तो हर स्टूडेंट को अलाउ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। लेकिन जिन्होंने 6 अक्टूबर 2022 से पहले फाइल जमा करवाई थी या उससे पहले आ चुके थे, तो उनको फुल टाइम अलाउ है। लाइक फॉर माई केस मुझे फुल टाइम अलाउ है, मैं चाहे हफ्ते में 30 40 45 घंटे काम करूँ, कोई इशू नहीं है। तो इसलिए पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज की वजह से हमें यहाँ पे आने के बाद, अगर आप स्कॉलरशिप पे आए हुए हैं तो फिर आपको पैसे की टेंशन नहीं होती, क्योंकि स्कॉलरशिप आपकी फीस कवर कर रहा होता है और आपको इतने थोड़े बहुत पैसे भी मिल रहे होते हैं। बट जब आप साथ पार्ट टाइम जॉब करते हो तो उससे इतने पैसे बना लेते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छी लाइफ गुजारते हो। तो फॉर एग्जांपल वो लोग भी हैं जो यहाँ पे आके फीस भी निकालते हैं और अपना रहन सहन का खर्चा भी निकालते हैं बहुत मुश्किल से। बट हम हैं जो स्कॉलरशिप से आते हैं, उन्हें फीस निकालने की टेंशन नहीं होती। उन्हें जस्ट पार्ट टाइम जॉब करके अपने लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कोई गाड़ी होगी, या अपने वैसे लाइफस्टाइल को बेहतर शॉपिंग होगी, तो इसलिए भी कर लेते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे एक और चीज़ मैं भूल गया, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो हर कोई इंग्लिश बोलता है, एक प्रोविंस में फ्रेंच बोली जाती है लेकिन वहाँ पे भी इंग्लिश से गुजारा हो जाता है। सो ओवरऑल यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, इसलिए आप लोग समझते हैं, आप लोगों को बात करना आसान है। जॉब्स के लिए जाओ तो कोई ज़्यादा नहीं पूछता आपको क्या आता है क्या नहीं आता, उन्हें पता है कि इंग्लिश सबको आती है जो यहाँ पे है। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। और ओवरऑल एक्सपेंस भी कम है कनाडा का बाकी निस्बत, बाकी मुल्कों से। वो मैं इसको फिर एक्सप्लेन करूंगा किसी और जगह पे, बल्कि यहाँ ही करता हूँ। तो जो स्कॉलरशिप्स हैं इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपको पता है कि जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो तो इंटरनेशनल स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्टी होती है खुद फी पे करना, सब कुछ करना। तो उसके लिए हमें अगर स्कॉलरशिप मिल जाता है तो हमारी फाइनेंशियल नीड पूरी हो जाती है। फिर हमारी सीवी के अंदर वो जब शामिल होता है तो वो एकेडमिक अचीवमेंट में शामिल होता है और हमारे रिसर्च पोटेंशियल को शो करता है कि अगर बंदे को प्रोफेसर ने रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च असिस्टेंट रखा है तो इसके अंदर रिसर्च पोटेंशियल है। तो ओवरऑल करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बढ़ जाती हैं फ्यूचर में। बाकी अगर बात की जाए तो मैं मोटी मोटी एग्जांपल दूं तो ये है कि फॉर एग्जांपल आज अगर 210 का डॉलर हम समझ लें, या 200 चलें 220 का समझ लें, तो जो बंदा स्कॉलरशिप पे आएगा वो कम अज कम पाकिस्तानी, ज्यादा नहीं तो कम अज कम पाकिस्तानी 60 से 80 लाख पाकिस्तानी रुपीस फीस उसकी बच रही है। अगर 2 साल की डिग्री एक बंदा यहाँ पे आके करता है अपने खर्चे पे और एक बंदा करता है आके स्कॉलरशिप पे, तो कम से कम 60 से 80 लाख पाकिस्तानी रुपीस स्कॉलरशिप वाले को यहाँ से बच रहे हैं कि उसे फीस नहीं पे करनी पड़ी और उसकी फीस कोई सुपरवाइजर पे कर रहा है उसकी। नंबर वन। नंबर टू, कम से कम ज्यादा नहीं तो 20 से 50 लाख के दरमियान 2 साल में पाकिस्तानी रुपए स्टूडेंट को मिलते हैं सुपरवाइजर की तरफ से, कम से कम इतने तो मिलते ही हैं। सो कहने का मतलब ये है कि दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स हैं जो फीस अपने घर से पूरी पे करके आते हैं, इधर पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अपने खर्चे निकालते हैं, सब कुछ निकालते हैं। सो उनसे स्कॉलरशिप वाला बहुत इजी होता है फाइनेंशियली। और अगली बात, जब फंडिंग होती है आपको तो आपके प्रोजेक्ट में भी फंडिंग वाफर होती है काफ़ी ज़्यादा, तो आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें रिसर्च पोटेंशियल उसका अच्छा होता है। उसका जो रिसर्च डिज़ाइन होता है उसमें जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी टॉप की होती हैं, क्योंकि उसको कोई फंड करने वाले बड़े बड़े इदारे होते हैं। सो आपकी जो रिसर्च है वो अच्छी हो जाती है इसकी हेल्प से। अगली बात है कि रिसर्चिंग स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज आप कहाँ पे इनको ढूंढ सकते हैं। तो नंबर वन, यूनिवर्सिटी वेबसाइट लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन। इनकी वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पे जाके आप इनमें अपना फैकल्टी में आ जाए, फैकल्टी में वेटरनरी में आए, एनिमल साइंसेज में आ जाए, एग्रीकल्चर में आ जाए। फिर इनमें आके आगे डिपार्टमेंट्स में हैं, जो डिपार्टमेंट हम बेसिक पढ़ते हैं उसमें आ जाएं, वो चाहे एपिडेमियोलॉजी हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी हो, चाहे वो क्लिनिकल मेडिसिन हो, लाइक दैट। सो उसके बाद आपने इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्रोफेसर को
ओपन करके देखना है कि उसका काम पिग पे है या नहीं। अगर पिग पे नहीं है काम, तो होप्स लाइक आप हम पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं तो हम पिग वाले को स्किप करके बाकियों को देखेंगे। अगर उसका पिग पे काम नहीं है, फिर देखना है कि उसका काम किस चीज़ पे। अगर वो चीज़ आपने बैचलर्स में पढ़ी है डीवीएम में, या आपने कहीं सुनी है, पाकिस्तान में उसका स्कोप है या वो इस्तेमाल होती देखिए, तो फिर आप उस प्रोफेसर को शॉर्ट लिस्ट कर लें। क्योंकि जब आप इंटरव्यू दोगे वो पूछेगा कि आपको इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, तो आप बता सकते हो कि ये मेरा इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ। फॉर एग्जांपल लाइक मेरे केस में मैंने कहा मैंने पैरासाइटोलॉजी के 5 कोर्सेज 6 कोर्सेज ऑलमोस्ट पढ़े हुए हैं बैचलर्स में। और और डेयरी फार्म्स पे जॉब करते हुए या फील्ड में क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हुए छुट्टियों में, तो हम पैरासाइट डिजीज को ट्रीट करते थे इन दिस वे। एक स्टोरी बनाने वाली बात होती है। सो इसके बाद आता है कि और कौन कौन से, हाँ, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स भी हैं जिनके लिए आपको इजीली डाटा मिल जाता है। लाइक कनाडा में पीएचडी के लिए 1 ईयर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है जो कि $50,000 पर ईयर है, बहुत बड़ा स्कॉलरशिप है। सो अगर इसको लेना है, इसके लिए इसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहां से पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट है स्कॉलरशिप सर्च इंजन। ये एक मोटा वर्ड है, इसके अंदर हजारों ऑप्शंस आते हैं। चाहे वो लिंक्डइन समझ लें, चाहे वो पेड वेबसाइट समझ लें, चाहे वो आप फेसबुक समझ लें, कुछ भी समझ लें। लेकिन मैं जो मेरी मोस्ट फेवरेट और प्रेफरेबल है वो लिंक्डइन है। मुझे खुद लिंक्डइन से स्कॉलरशिप मिली थी जिस पे मैं पढ़ रहा हूँ। तो लिंक्डइन के ऊपर आप रेलिवेंट प्रोफेसर्स को, रेलिवेंट लैब्स को, उन लैब्स में काम करने वाले पोस्ट डॉक स्टूडेंट्स को, पीएचडी स्टूडेंट्स को, मास्टर स्टूडेंट को, सबको कनेक्ट करें। उन्हें अपने अपने फ्रेंड्स में, अपनी लिस्ट में, फॉलोअर्स में ऐड करें। और उन कनेक्शंस की पोस्ट्स आप डेली बेस पे आधा घंटा लगा के उन सारी पोस्टों से गो थ्रू करें जो वो करते हैं। प्लस जो स्कॉलरशिप्स ग्रुप वेटरनरी एनिमल साइंसेज से फेसबुक लिंक्डइन पे मौजूद हैं, और वो लोग जो लिंक्डइन के ऊपर स्कॉलरशिप्स को शेयर करते हैं, सबको अपने ऐड कर लें। इंशाल्लाह ताला किसी दिन आप जब लिंक्डइन खोलेंगे तो सामने आया होगा कि ये अपॉर्चुनिटी पे सुपरवाइजर बंदा ढूंढ रहा है। यहाँ पे होता क्या है, कनाडा के अंदर हमेशा सुपरवाइजर आपको हायर करेगा एज ए रिसर्च असिस्टेंट। तो वो आपकी एमफिल हो जाएगी अगर वो करेगा, रिसर्च एसोसिएट हायर करेगा, मे बी रिसर्च असिस्टेंट भी, तो वो पीएचडी में चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको पहले सुपरवाइजर ढूंढना पड़ेगा। चाहे अब वो आप खुद सुपरवाइजर को ईमेल करके पूछें, खुद उसको मोटिवेट करें आपको रखे, या अगर उसका एग्जिस्टेड प्रोजेक्ट है, पहले से ही उसका प्रोजेक्ट चल रहा है और उसमें उसके अंदर उसको बंदा चाहिए, तो उसने ऐड दी हुई है, आप उस ऐड को देख के उसको अप्रोच कर लो। तो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे चले जाओ, वहां से फैकल्टी में चले जाओ, वहां से डिपार्टमेंट में, वहां से प्रोफेसर की टाइमलाइन पे। अगर प्रोफेसर ने अपने, अब जहाँ लाइक यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे प्रोफेसर की डिटेल होती है, अगर उधर नहीं कुछ आ रहा तो फिर उस प्रोफेसर की लैब की वेबसाइट पे जाओ। तकरीबन यहाँ पे प्रोफेसर ने लैब्स की वेबसाइट बनाई होती है, आपको उनकी वेबसाइट से काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। वहां पे उन्होंने लिखा होता है पीपल में या पब्लिक में या टीम में, ऐसे कहीं ना कहीं उन्होंने लिखा होता है कि हायर कर रहे हैं और एमफिल या पीएचडी बंदा सर्च कर रहे हैं, तो वहां से आपको मिल जाता है। खैर, इस पे मैंने लैदा वीडियोस बनाई हुई हैं कि स्कॉलरशिप को सर्च कैसे करना है। जो मतलब सर्च अप्रोच होनी चाहिए, लिंक्डइन हो वो कैसी होनी चाहिए आपकी, या फेसबुक हो या ओवरऑल हो तो वो कैसी हो, आप देख सकते हैं। अगली बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैंने ज्यादातर देखा है 3.3 सीजीपीए लिखी होती है मिनिमम। लेकिन ये होता है कभी कभी 3.3 वाला कोई अप्लाई नहीं करता और उन्होंने सीट फिल करनी होती है 2.7 2.8 2.93 भी आ जाता है। बट आजकल क्योंकि सीजीपीए लोगों की 3.3 यूजली होती हैं, तो पहली चीज तो ये होती है। दूसरी चीज ये है कि जो 3.7 सीजीपी है ये एक स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर 3.7 या 3.7 से ऊपर हो तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में डलहौजी में एक स्कॉलरशिप है 10,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर, उसमें सीजीपी 3.7 चाहिए, लेकिन मेरी 3.44 है, तो मैं उसके लिए अभी तक एलिजिबल नहीं हुआ। बट एक बात ये है, हमारी होती है 3.4 आउट ऑफ 4, लेकिन बहुत से कंट्रीज लाइक अजरबैजान, नाइजीरिया वगैरह, इनकी होती है आउट ऑफ 5, 3.9 आउट ऑफ 5, 3.7 आउट ऑफ 5। सो देखा जाए तो अगर हम 4 में से ले रहे हैं तो वो 5 में से ले रहे होते हैं। और कनाडा में जो मैंने देखा है मोस्टली 4.2 से शुरू होती है, लाइक 4.2 4.1 4 इस तरह। सो ये एक चीज होती है। एनीवे, um, फिर आइल्स चाहिए, आइल्स मस्ट है। आइल्स के बगैर कनाडा के लिए ट्राई करना फायदेमंद नहीं होता। जब आइल्स होगा आपके पास तो आपका एडमिशन यूनिवर्सिटी में होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आइल्स में आपको 7 बैंड चाहिए,
6.5 पे कुछ यूनिवर्सिटीज रख लेती हैं, बट 7 पे सब रखती हैं, तो आपको 7 कम अज कम चाहिए। फिर डीवीएम में रिसर्च एक्सपीरियंस होना बहुत मस्ट है, बट ये मसला है कि स्टूडेंट के पास डीवीएम में रिसर्च एक्सपीरियंस हो नहीं पाता, क्योंकि हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं होता, हम इंटर्नशिप करते हैं। लेकिन प्रोफेसर ने आपको लेना है एमएससी में। एमएससी स्टैंड फॉर मास्टर ऑफ साइंस, और ये एक रिसर्च बेस्ड डिग्री है जिसमें थीसिस आपने करना होता है। सुपरवाइजर बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता कि आपको ए टू जी बताएं कि साइटेशन ऐसे करनी है, इंट्रोडक्शन में ये लिखते हैं, इसमें ये लिखते, वो उनका शो, उनको फिक्र होती है कि ऐसा बंदा मिले जिसने पहले पब्लिकेशन की हो, कुछ लिख पब्लिश किया। और इसमें मेरी ये सजेशन होती है कि आपके जो सीनियर हैं, जो एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, उनकी हेल्प से आप एक रिव्यू आर्टिकल लिख लें, या प्रोफेसर अपने सुपरवाइजर किसी टीचर की हेल्प से एक रिव्यू आर्टिकल लिख के, जितनी क्वालिटी और रिव्यू आर्टिकल की उतने क्वालिटी वाले जर्नल में उसको जरूर पब्लिश कर लें, ताकि आपकी इनिंग ओपन हो जाए और आपकी सीवी में रिव्यू आर्टिकल पब्लिकेशन आ जाए। तो जब आपकी पब्लिकेशन रिव्यू आर्टिकल नजर आ जाएगी, समझ लग जाएगा कि आपको आइडिया है कि रिसर्च क्या होती है, लिखते कैसे हैं, आर्टिकल कैसे ढूंढते हैं, साइटेशन कैसे करते हैं, डेट्स इट। कोई भी ये नहीं कहेगा कि ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा आर्टिकल बैच डीवीएम में पब्लिश करो जिससे दुनिया की साइंस में तहलका मच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो सीनियर्स की जरूर हेल्प लेके उनकी हेल्प से आप पब्लिश करें। इसके अलावा जो भी बंदे बाहर आए हुए हैं उनसे पूछें कि भाई अपनी सीवी में पब्लिकेशन का पार्ट कैसा था, क्या पब्लिश किया, कैसे, उनसे भी बातें पूछ के जो उन्होंने की है कम अज कम वो तो करें ना, कि जो आज से 6 माह साल पहले बंदे कर गए हैं वो आज आप और एडवांस दौर के अंदर आ चुके हो, तो 1-2 साल गुजर गए हैं उन बातों को, तो अब आप तो पब्लिश करें। बाकी उन सबके रिसर्च गेट और गूगल स्कॉलर अकाउंट देख के वैसे ही उनका नेम और उनकी यूनिवर्सिटी लिख के सर्च करेंगे तो उनके गूगल पे पेपर आ जाते हैं, तो वहां से पेपर पढ़ के आइडिया हो जाएगा कौन से जर्नल में पब्लिश करते हैं, किस क्वालिटी का पब्लिश करते हैं, ये वो आइडिया हो जाता है। एनीवे, तो ये बहुत मस्ट है। सबसे पहले सीजीपीए, फिर आइल्स होना चाहिए। जैसे जैसे ये सीजीपीए ऊपर होगी 3.3 से ऊपर, अप्लाई करना बहुत अच्छा है। आइल्स आ गया तो अब सब जगह अप्लाई कर सकते हो। रिसर्च एक्सपीरियंस आ गया, कोई पब्लिकेशन आ गई दूसरे लफ्जों में, तो और चांसेस बढ़ गए हैं। अगर पीएचडी में करना है फिर तो ये मस्ट है पब्लिकेशन। अगर मास्टर्स में करना है तो इसका होना बेनिफिशियल है। लीडरशिप से मुराद ये है कि जितनी भी सोसाइटीज आपके इर्द गिर्द है उनके मेंबर बन जाएं, और एक आधा इवेंट जरूर प्रैक्टिकली इंगेज होके कर लें, बाकी सर्टिफिकेट ले लें। क्योंकि आपने रिसर्च बेस में आना है, आपके पास टीम होगी जो प्रोजेक्ट करेगी, वो 8-10 बंदों की भी हो सकती है, 5 की भी, और 2 की भी, और 20 की भी। तो आपने उनके साथ काम करना है, आपको पता होना चाहिए कि उनके साथ कैसे काम करना है। प्रोजेक्ट कोई कल को कोई वर्कशॉप करवाएगा आपको, प्रोफेसर कोई कॉन्फ्रेंस करवाएगा, कुछ करवाएगा, आपको कहेगा आपने मैनेज करनी है। तो अगर आपने सोसाइटी में ऐसे इवेंट करवाए हुए होंगे तो आपको एक आइडिया होगा, आपके माइंड सेट में होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कैसे करना होता है। मैंने ये लीडरशिप के हिसाब से मैंने काफी काम किया था जब मैं, जिसमें लाइक आजकल वो अमल एकेडमी करवाती है एक आपको 3 माह की फेलोशिप, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा खुद आप कोई सोसाइटी बना सकते हो जो आपका शौक उस, लेकिन जितना स्पेसिफिक वेटरनरी से रहेंगे, जितना वेटरनरी कम्युनिटी के साथ इन टच रहेंगे, उतना फायदा है। तो फोर्थ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, जिसके अंदर हम ईद पे कैंप्स लगा लेते हैं, या वैसे एनिमल हेल्थ कैंप लगा लेते हैं, या वैसे सीनियर्स के साथ कोई ना कोई इवेंट करवा लेते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रोफाइल को बेहतर करती हैं और आपके जहन साजी में हेल्प करती हैं, आपको आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। फिर अगर आपने कोई लाइव सेशन किए होंगे, कोई लाइव जूम स्पीचेस की होंगी, तो जब आपको सुपरवाइजर या प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए बोलेगा तो आपको झिझक नहीं होगी। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, जस्ट डीवीएम में सीजीपीए लेके और सीजीपीए ली और कुछ भी नहीं किया, तो आइल्स भी नहीं दिया, तो आपसे बोला भी नहीं जाना इंग्लिश में जब वो आपसे क्वेश्चंस करेगा, तो वो कभी भी ऐसा बंदा नहीं रखेगा सुपरवाइजर जिसको बोलना ना आता हो, क्योंकि कल को आपने जो रिसर्च करनी है उसको जाके प्रेजेंट करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। इसलिए जो आइल्स है वो बोलने का तरीका सिखाता है, लिखने का तरीका सिखाता है, सुनने का तरीका बताता है। तो आइल्स करने से बहुत बेहतरी आती है। जब फिर रिसर्च एक्सपीरियंस होता है, एक आधा आर्टिकल पब्लिश हो जाता है, तो आपकी लिखाई में बेहतरी आ जाती है। और जब एक आर्टिकल भी पब्लिश हो जाए, इसका मतलब है उसमें 3-4-5-7 ऑथर्स होते हैं ना, तो वो एक तरह से आपको टीम वर्क सिखाता है। फाइनली आपने अगर पाकिस्तान वापस आना है डिग्री करने के बाद, तो फिर आप वो स्कॉलरशिप्स भी चूज कर सकते हैं जो एचईसी देती है, या पीएफ देता है, या पाकिस्तानी एजेंसीज देती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस। वो बॉन्ड साइन करवाती हैं कि आपने पाकिस्तान वापस जरूर आना है। बट अगर आप कनाडा में आते हैं ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप पे, सिर्फ सुपरवाइजर की फंडिंग से, फिर आपको किसी भी बॉन्ड की जरूरत नहीं है एचईसी के साथ किसी भी, फिर आप जितनी देर मर्जी बाहर रहें। अब अगली बात आ जाती है जी, प्रिपेयरिंग योर एप्लीकेशन। आपने कोई भी
नहीं, वो बात की बात है। चलें, सबसे पहले जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ये आपने लेनी है यूनिवर्सिटी से, और अपनी डिग्री लेनी है अर्जेंट। जैसे आपकी डिग्री खत्म हो, फौरन अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्री लें। इनको अपनी यूनिवर्सिटी से प्रॉपर फुल ओके करवा लें। अगर लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज को जरूरत होती है जिनमें वो कंट्रोल एग्जामिनेशन से डबल टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद फौरन एचईसी को भेज दें। सॉरी, पहले फ्रंट साइड सब अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन करके फोल्डर बना के रख लें गूगल ड्राइव के ऊपर। सेकेंडली फिर अपनी डिग्री को और अपने ट्रांसक्रिप्ट को भेज दें एचईसी के पास, उसको टेस्ट होने के लिए। और बैच और एफएससी और मैट्रिक को बाहर अपने बोर्ड से, जिस बोर्ड से भी आपने किया है, और आईबीसीसी से टेस्ट जरूर करवा के रखें। फिर आप कम से कम एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक फुल प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, या सारे एसोसिएट या सारे प्रोफेसर फुल लेवल के, उनसे तल्लक बनाए। उनको रिक्वेस्ट करेंगे, सर हम आपको मैसेज मैं आपको मैसेज करूंगा, ईमेल करूंगा, कॉल करूंगा जब मेरे सुपरवाइजर ने मुझे कहा कि रिकमेंडेशन लेटर जमा करवाओ। उन्हें कहो कि उन्हें आपने बताना हम प्रोसीजर मैं प्रोसीजर शुरू कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई मिला नहीं है। जैसे ही मिला तो मुझे आई एम श्योर रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा, तो सर आपने मुझे जमा करवाना है। रिकमेंडेशन लेटर तीन तरह के होते हैं, कि ये कि आप अपने बैचलर वाले डीवीएम वाले प्रोफेसर को उससे एक जनरल बनवा लें कि ये क्लिनिकल मेडिसिन सर्जरी में बंदे ने मेरे पास कोर्स पढ़े हैं, बहुत अच्छा काम किया है। एक पैरासिटोलॉजी से वाले से, एक जिनोमिक वाले से बना लें। दो तीन चार बंदों से बना कर रख लेंगे, चलो जिस तरह की भी कोई पोस्ट है उसमें आप चढ़ा देना, वो वाला जमा करवा देना। दूसरा होता है जब आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर आपको प्रोफेसर ने चूज किया कनाडा में एज रिसर्च असिस्टेंट, तो अब आपके जो कवर लेटर, रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पुराने टीचर्स लिखेंगे, उनमें उसी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि इस बंदे ने ये काम बैचलर में किया था जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, इसके लिए हम इसको मौजू समझते हैं। चाहे वो प्रोजेक्ट का नाम उसमें ना भी लिखे, लेकिन कहानी ऐसी लिखेंगे कि उससे लिंक हो जाए और अगले बंदे को यही एहसास हो कि ये बंदा सूटेबल है, इसने काम किया हुआ है। और तीसरी मतलब आप भी थोड़ा सा प्रोफेसर को बता सकते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, वो ऐसा लिख देंगे आपके पुराने प्रोफेसर, और वो डायरेक्ट भेजेंगे आगे जिसको भी भेजना है आपके न्यू सुपरवाइजर को। और तीसरी तरह का होता है, उसके अंदर यूनिवर्सिटी लिंक भेजती है आपके बैचलर वाले प्रोफेसर्स को। लिंक में क्वेश्चंस होते हैं कि, या उन्होंने कैलिब्रेशन करवानी होती है। 1 to 5 होता है कि हाउ आर द लीडरशिप स्किल्स, 1 to 5 तो 3 4 5 जैसे आपको वो आपका सुपरवाइजर, सॉरी, आपका पुराना डीवीएम का प्रोफेसर दे दे। या क्वेश्चंस होते हैं जो फिल आउट करने होते हैं, तो ये भी चीज होती है। सीवी के अंदर आपने सीवी बनानी है, अपनी सीवी बना के आपने कम से कम 2 3 बंदों को चेक करवानी है। उससे पहले, बनाने से पहले यूट्यूब पे 3 4 वीडियोस देख के, 3 4 ब्लॉग पढ़ के, और 1 2 बंदों से मशवरा करके, या किसी से उसकी रिक्वेस्ट करके, अगर कोई सीवी मांगनी हो तो मांग लीजिएगा। तो मांग भी सकते हैं, बट उससे पहले पहले अपनी बना के भेजनी चाहिए, फिर अगले से मांगनी चाहिए कि मैंने ये बनाई है, मुझे आप अगर इसको इसी में कमेंट्स करके बेहतर करवा दें सही, अदरवाइज मुझे अपनी भेज दें तो वो भी कोई मसला नहीं। मैंने वैसे सीरीज पे वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसमें मेरी सीरीज देख सकते हैं, मैंने अपनी सीरीज शेयर की हुई है। सो सीवी, आप कनाडा की सीवी सिंपल होती है, वर्ड के अंदर बनाते हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो कंपेलिंग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। आपने जब सुपरवाइजर को, या होने वाले सुपरवाइजर या प्रोफेसर को आपने जब भेजना है अपना कवर लेटर, तो कवर लेटर में जो पूरी स्टोरी लिखेंगे आप उसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह लो, या अगर वो लैदा मोटिवेशन लेटर कहता है, एसओपी से मुराद, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से मुराद कोई भी ऐसे जो भी आपने मजमून लिखना है प्रोफेसर को कन्विंस मोटिवेट करने के लिए। इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, इसमें प्लेजरिज्म ना हो, चैट जीपीटी से ना लिखा हो, और टू दी पॉइंट हो, और इसमें हर चीज़ वो मौजूद हो जो प्रोफेसर को चाहिए। इस पे काम करना ज़रूरी है। देन आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वक्तन फवक्तन वीकेंड्स पे फीडबैक के लिए अपने सीनियर्स को, अपने फेलोज को, अपने टीचर्स प्रोफेसर्स को, और अपनी यूनिवर्सिटी के अलुमनाई को, या जो बाहर बंदे आ चुके हैं इनको ईमेल ईमेल पे भेज के रिक्वेस्ट करके उनसे फीडबैक लें, कमेंट्स लें, उनको इम्प्रूव करवाएं। देन इंशाल्लाह आपके डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। और लिखने के लिए ग्रामरली ऐप, क्लिपबोर्ड ऐप, इन इन चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं, इनकी अकाउंट्स परचेज कर सकते हैं, ताकि
आप अपने काम में जो लिखाई वाली निखार है वो खुद लिख के अगले को भेजें, ताकि वो ये स्पेलिंग और ये ग्रामेटिकल मिस्टेक ना निकाले, बल्कि आपको कंसेप्ट वाइज बेहतरी करवाए आपकी। और एकेडमिक इन पे थोड़ी सी डिटेल में बात तो मैंने इनमें करनी थी, लेकिन मैंने पीछे कर दी है। तो एकेडमिक एक्सीलेंस एंड रिसर्च एक्सपीरियंस में यही है कि अपने ग्रेड्स हाई रखें, ए बी ग्रेड होने चाहिए, 3.3 से ऊपर सीजीपीए रखें। अगेन अगर 3 भी हो तो मसला नहीं है, बट 3.3 इज गुड, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे 3.3 मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। इससे ऊपर, इससे नीचे नहीं लेते यूनिवर्सिटी वाले। और अपने आप को सीनियर्स के, प्रोफेसर्स के, टीचर्स के जहाँ भी मौका मिलता है रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल हो जाएं, और उनसे कहें पेपर में आपका किसी भी नंबर पे नाम डाल दें, अगर वो रिसर्च प्रोजेक्ट कोई नहीं आपको मिल रहा, फिर आप रिव्यू आर्टिकल लिखना शुरू कर दें अपने इंटरेस्ट का, किसी भी टीचर से, सुपरवाइजर, सॉरी किसी भी टीचर, प्रोफेसर, सीनियर से पाकिस्तान के अंदर मिल के लिख लें। और एक बात यह है कि ये ध्यान में रखें कि आप किस फील्ड में आ सकते हो। आप एनिमल ब्रीडिंग जेनेटिक्स, एनिमल जीनोमिक्स, एनिमल मेटाबोलॉमिक्स, एपिडेमियोलॉजी, वन हेल्थ, एनिमल न्यूट्रिशन, ये फील्ड है जिनमें आप आ सकते हो, जो मोस्टली एनिमल साइंसेज में और लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में फील्ड्स आती हैं। तो इनके इनके हवाले से आर्टिकल लिखना भी ईजी है, और इनको आप लिखेंगे तो आपके लिए ये काम आएगा। और एक ये बात, जो भी रिव्यू आर्टिकल लिखें उसका टाइटल ऐसा हो और उसमें बातें ऐसी हों जो दो दो तीन चार फील्ड्स को कैप्चर करें, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वन हेल्थ, इस तरह हो, ताकि एक ही आर्टिकल आपका काफ़ी जगह पे फिट आ जाए। सो इस एंगल से आप सीनियर से डिस्कस करके लिखिएगा। इंटर्नशिप्स तो यही है कि आप वो करेंगे करेंगे, डीवीएम में एक साल भी आपका ऐसा ना हो जिसमें इंटर्नशिप ना हो। पहले साल के आखिर में भला टीचिंग कर लें, लेकिन दूसरे साल की समर से ऑनवर्ड आप पोल्ट्री में, पेट्स में, डेयरी में, जिधर आपका दिल करे इंटर्नशिप शुरू कर दें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और लीडरशिप में जितनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलती हैं वेटरनरी एनिमल साइंसेज से रिलेटेड, और उनसे उनको ज़रूर ज्वाइन करें, उनके अंदर वॉलंटियरी तौर पर काम करें, प्रोजेक्ट्स में शामिल हों। जितने कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स आए उनमें उनको ज्वाइन करें, लोगों से लिंक्स बनाएं, लोगों से तलकात बनाएं, उनको अपने गोल्स बताएं, उनसे मशवरे लें। इंशाल्लाह आपको इनका फ़ायदा होगा। और आइल्स में 7 बैंड्स होंगे तो फुल चांस है, 6.5 होंगे तो कुछ यूनिवर्सिटी में आप जा सकते हो, कुछ में नहीं जा सकते। आइल्स 2 साल के लिए वैलिड है। जब भी बाहर का प्लान बनाना है, हफ्ता 2 हफ्ते लोगों से मशवरे कर लें, हफ्ता 2 हफ्ते आप गूगल, यूट्यूब, हर चीज़ देख तू के फिर आप सिर्फ, अगर आपका जहन बन गया कि मैंने आना है, फिर आइल्स पे आ जाएं, फिर आप किसी और चीज़ पे ना जाएं। सिर्फ जब तक आइल्स नहीं होगा तब तक आप कनाडा में अप्लाई नहीं कर सकते। फाइनेंशियल प्लानिंग में यह है कि आपको चाहे स्कॉलरशिप मिल भी जाए, फिर भी आपको पैसे चाहिए। कितने चाहिए? कनाडा में 2 तरह का वीज़ा है। एक स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा है, जो कि मिनिमम वो कहते हैं जी हम 22 दिन में दे देंगे, लेकिन वो 40 दिन तक ले जाते हैं काम। दूसरा वीज़ा है सिंपल वीज़ा, स्टूडेंट सिंपल वीज़ा। उसमें वो कहते हैं जी 3 माह के अंदर आपको देंगे उसका रिजल्ट। तो वो रिजल्ट कभी 1 माह, कभी 2 माह, कभी 3 माह, कभी 4 माह के अंदर देते हैं। तो इनका कोई फिक्स नहीं होता कनाडा वालों का। लेकिन मोस्टली आजकल मैंने जैसे किया और बहुत से लोगों ने किया, एसडीएस में किया। एसडीएस यानी स्टूडेंट स्ट्रीम में हम इसलिए करते हैं कि उसके अंदर आपको $10,000 ब्लॉक्ड चाहिए करने होते हैं। कनाडा में आजकल $1 तकरीबन 215 का, अगर सपोज, या 220 का है, तो यानी 10,000 रुपये, 220, और टैक्स टुक्स डाल के तकरीबन 22 लाख कुछ हजार रुपया आपको, 22 लाख कुछ हजार रुपया कनाडा में भेजना पड़ता है, जो कि इधर आके आपको हर माह तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख उसमें से मिलता है यहाँ पे खर्चा करने के लिए। सो उसके बाद आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं शो करनी पड़ती। अगर आप वो 10,000 शो कर दो, बड़ी बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करनी पड़ती, लेकिन छोटी करनी पड़ती। छोटी से मुराद ये कि आपको अपने खुद के अकाउंट में 8 10 15 लाख रखना पड़ता है, कि ये मेरी टिकट का खर्चा है, मेरी शॉपिंग का खर्चा है, जाते मेरा कोई लेन देन, जो मैंने मकान का किराया देना है उसका खर्चा है, मेरे पास हर चीज़ मौजूद है, मुझे वीज़ा दे दिया जाए। तो और जो स्कॉलरशिप होता है वो आपने बताना, कनाडा में जो स्कॉलरशिप मिलता है वो उसमें से पहले फीस कटती है आपकी साल की, जो फिर पीछे पैसे बचते हैं वो मिलते हैं आपको। तो कनाडा में इसलिए स्कॉलरशिप अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट ठीक होती, गुजारा हो जाता है बंदे का ओके सोके। स्कॉलरशिप से पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ जाती हैं। तो फिर हम ये कहते होते हैं कि जो मेरा स्कॉलरशिप है उससे मेरी फीस कवर हो रही है, इसलिए मुझे फीस देने की जरूरत नहीं है। उल्टा मुझे स्कॉलरशिप से थोड़े से पैसे आया भी करेंगे मंथली, लेकिन मैं साथ $10,000 कनाडा में डिपॉजिट करवा रहा हूँ, और जो मुझे इधर आके मेरे काम आएंगे। और बाकी मुल्कों में, यूके, जर्मनी, इनकी बैंक स्टेटमेंट, ऑस्ट्रेलिया, इनकी बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा है कनाडा की निस्बत, आई गेस। ऑस्ट्रेलिया का मुझे कंफर्म नहीं है, बट जर्मनी की आजकल कम से कम 32 33 लाख बैंक स्टेटमेंट
ब्लॉग्ड अकाउंट चाहिए, और तो कनाडा का ब्लॉग्ड अकाउंट उनसे कम है, इसलिए कनाडा मेरे लिए बेहतर था, मैंने इसे यहाँ पे ब्लॉग्ड किए पैसे। और अपना बाकी पाकिस्तान में अगर आप दूसरी कैटेगरी से आते हो जो स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं है, उसमें पैसे कनाडा में भेजने नहीं पड़ते, लेकिन पाकिस्तान शो करने पड़ते हैं 50-60 लाख रुपया, जो कि मुश्किल हो जाता है, बजाय इसके कि आप 20-22 लाख इधर भेज दें। बल्कि 60 लाख शो करना मुश्किल होता है, तो 20 लाख भेजना आसान हो जाता है, 22 लाख। तो जब आप इधर आ जाएं तो आते ही पार्ट टाइम जॉब करनी शुरू कर दें, उसके लिए पाकिस्तान से बैठ के अप्लाई करके आए यहाँ पे जॉब पहले कंफर्म कर लें, ताकि इधर पहुंचते ही आपको अगले दिन से 2 दिन से जॉब शुरू कर दें, अगर आप में इतना स्टेमिना है। अदरवाइज क्या लोग करते हैं, लोग यहाँ आते हैं 1 माह 1.5 माह जैसे मैंने किया था, आगे पहले स्टडी का लोड चेक करते हैं, सुपरवाइजर का बिहेवियर चेक करते हैं, अपने शहर को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो 1 माह तक वो तकरीबन अंडरस्टैंडिंग में गुजर जाता है। फिर अप्लाई करना शुरू करते हैं, 15-20 दिन में जॉब मिल जाती है, तो उसके दूसरे माह के आखिर पे जॉब शुरू करते हैं लोग। तो ये इसमें भी मसला कोई नहीं, अगर आपके पास वसाइल हैं, पैसे हैं। अगर आप बिल्कुल कम पैसों के साथ आए हो, फिर पाकिस्तान से बैठ के जॉब्स अप्लाई करो, उस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, एक बनाई है वो भी आप देख सकते हो। तो जब से कोविड-19 आया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो आजकल प्रैक्टिकली जाके खुद सीवी हाथ से सबमिट करवाने का दौर खत्म हो गया है। जस्ट ऑनलाइन जमा करवानी होती है। मुझे दोनों जॉब्स, मैंने एक पिछले सूबे में और एक अब कर रहा हूँ, तो ये ऑनलाइन सीवी सबमिट करवाने से हुई है। डेट्स इट। नेक्स्ट चीज के एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि एप्लीकेशन डेडलाइन प्रोसीजर क्या है। तो डेडलाइन सिर्फ स्कॉलरशिप की होती है, ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप की डेडलाइन नहीं होती। स्कॉलरशिप लाइक वेनियर की, वेनियर ग्रेजुएट पीएचडी जो स्कॉलरशिप है उसकी डेडलाइन है। ऐसे ही अगर एचईसी या पीएफ की स्कॉलरशिप अनाउंस करेगी, उसकी भी डेडलाइन होगी। बट कनाडा के अंदर क्योंकि स्कॉलरशिप एज सच खुद कोई एग्जिस्ट नहीं करता, क्या एग्जिस्ट करता है, सुपरवाइजर के पास प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें वो फंडिंग होती है उनके पास, जिसमें वो स्टूडेंट को हायर करते हैं, स्टूडेंट उसमें काम करता है, और वो जो प्रोजेक्ट होता है वो उसका थीसिस बन जाता है। तो इसको कहते हैं ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप, और ये डिपेंड करती है सुपरवाइजर के प्रोजेक्ट अप्रूव होने पे। अगर उसका आज ही प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, अगर उसका आज ही प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया तो उसके पास आज ही सीट आ गई है। अगर उसका आज नहीं अप्रूव हुआ तो जब होगा तब। इसमें ये होता है, आज आप फॉर एग्जांपल आपने अपनी 3.3 प्लस CGPA 7 और 7 प्लस आइल्स एक आधी पब्लिकेशन डीवीएम के दौरान या डीवीएम खत्म होने पर कर ली हो, अब उसको भेजोगे अपनी अच्छी प्रोफाइल बना के, वो आपको दो जवाब देगा, कहेगा मेरे पास सीट नहीं है, मैं आपको नहीं रख रहा, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट पेंडिंग है, अगर वो प्रूव हो गया, ग्रांट मिल गई, तो मैंने आपको सितंबर में रखूंगा, कीप इन टच विद मी। तो वो सितंबर तक आपको खुद मैसेज कर देगा, या आप पूछ लेना, अगर वो खुद करेगा तो मतलब वो आपको रख लेगा। या अगर आप मैसेज करते हो, वो बोलेगा यस यू कैन अप्लाई फॉर एडमिशन, इतनी फंडिंग है, डू यू एग्री, अगर वो उसके पास हुआ। तीसरा केस होता है कि आप लिंक्डइन ओपन करोगे, आपको नजर आएगी, लिखा होगा कि लाइक डॉक्टर जॉन और कोई भी इज हायरिंग एमएससी स्टूडेंट इन हिज लैब। इसका मतलब है कि एक एग्जिस्टेड प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड, एवरीथिंग रेडी, स्टूडेंट चाहिए काम उसे शुरू करने के लिए। लाइक मेरे केस में मैंने लिंक्डइन खोला तो मुझे नजर आया कि लाइफ स्टॉक सस्टेनेबल लैब इज हायरिंग एमएससी स्टूडेंट इन फॉर अ प्रोजेक्ट इन फीड एफिशिएंसी एंड पैरासाइट रेजिस्टेंस। सो मैंने अप्लाई कर दिया। अब उसमें हर चीज़ पहले हुई हुई थी, प्रोजेक्ट अप्रूव था, पैसे उसके थे, सब कुछ था, मैंने जस्ट ज्वाइन किया। तो ये डिपेंड करता होता है। तो इसलिए आपको स्पेसिफिकली हर एप्लीकेशन का प्रोसीजर केयरफुली फॉलो करना पड़ेगा। इसमें कोई कनाडा के अंदर ये नहीं है कि जनवरी में स्कॉलरशिप अनाउंस होगा, अप्रैल में डेडलाइन होगी, जून में रिजल्ट आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगी, ये नहीं है। तो कनाडा में है कि आज भी अगर आप कनाडा की जो 10 से 15 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे वेटरनरी एनिमल साइंसेज से मुतालिक प्रोग्राम्स हैं, तो उनमें इंशाल्लाह आप चेक करोगे तो 2 से 3 बंदे अभी भी हायर कर रहे होंगे स्टूडेंट को। तो अब वो आपकी नसीब है कि वो आपने कोई ऐसा काम किया है जो एनिमल जिनोमिक्स से मुतालिक हो, जो आपको इसमें हेल्प कर सके, या कोई आपने ऐसा काम किया जो न्यूट्रिशन के हवाले से हो, जो आपको हेल्प कर सके। बाकी जब आपको पता है कि हम डीवीएम में सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं और सब सब्जेक्ट बहुत डीप पढ़ते हैं, और जो चीज़ हमें ना समझ लगे उसके यूट्यूब पे वीडियोस देख के हम प्रोफेसर को कह सकते हैं यस मुझे, मैंने जिनोमिक्स पढ़ी है, मुझे आती है, डेट्स इट। अगली बात,
जब भी आपने कोई चीज़ देखी आपको नहीं समझ आ रही, आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी वालों को ईमेल करो। यूनिवर्सिटी के ईमेल पे आप ईमेल भेजोगे, वो ज़रूर ज़रूर रिप्लाई करेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ की फीस लेते हैं। जब हम इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, हम इंटरनेशनल फीस पे करते हैं सेपरेटली बाकी फीस से, इसी चीज़ के लिए कि हमें गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिवली फील करते हुए इनको ईमेल किया करें कि एडमिशन ओपन है या नहीं, या फी के क्या सूरत हाल है, फंडिंग क्या है, ये वो सारी बातें यूनिवर्सिटी वालों को ईमेल करके पूछा करें। बट जब भी ईमेल करनी है, ग्रामर आपकी ठीक हो, उसमें मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि एक दफ़ा ईमेल करो तो वो रिकॉर्ड में आ जाती है, वो फिर फ्यूचर में कहीं बंदे को शर्मिंदगी ना हो। ऐसे ही प्रोफेसर्स को ईमेल करनी है तो आइल्स, सीवी, ट्रांसक्रिप्ट सारा कुछ पीडीएफ में बना के अटैच करके फिर एक दफा ईमेल भेजनी, ताकि वो देखे तो उसका दिल मान जाए कि इसके पास आइल्स भी है, सब कुछ है, इसको एडमिशन मिल जाएगा, मैं इससे बात कर लूँ। अगर आपने कुछ भी नहीं भेजा है, सिर्फ डिग्री भेज दी है डीवीएम वाली, तो वो कहेगा ना आइल्स है ना कुछ है, 3-4 माह में आइल्स करेगा, होगा भी नहीं होगा तो मैंने नहीं रिप्लाई करना, वो रिप्लाई नहीं करेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि प्रोफेसर को अप्रोच नहीं करना, प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हो, पूछ सकते हो। और हर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर होते हैं, जो कि जिनका काम होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को हर बात समझाना। तो आप उनको जरूर रब्ता करें, उसके इनसे पूछ गछ करके मुकम्मल फिर आप अलुमनाई, यानी कि उस यूनिवर्सिटी से जिसने पढ़ा हो या पढ़ रहा हो, या जो आपकी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ के गया हो, डीवीएम करके गया हो और बाहर कहीं पढ़ रहा हो, आप उसको कह सकते हो भाई मुझे ये टॉपिक्स पे समझ नहीं आ रही, मुझे थोड़ा बता दो, मैंने ये रिसर्च की है, मेरा ये ख्याल है, आप मुझे बेहतर मुझे मशवरा दे दें। सो क्योंकि जो लुमनाई होता है वो उसका बहुत स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन होती है, उसने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया होता एडमिशन लेते हो। लाइक मैंने, मुझे एक पोस्ट नजर आई लिंक्डइन पे, मैंने अप्लाई किया, एडमिशन में आ गया। मैंने ओवरऑल सर्च नहीं किया था उस टाइम की कितनी यूनिवर्सिटीज हैं कनाडा में, क्या देती हैं क्या लेती हैं, ये वो मुझे नहीं पता था। सो मुझे अभी भी सबका नहीं पता, इसलिए मेरा प्लान ये नहीं है कि मैं सब यूनिवर्सिटी का आपको बताऊं। बट आप अगर मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो पहले उस यूनिवर्सिटी वाले से खुद रब्ता करके सारी मालूमात ले लें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पढ़ लें, फिर मुझसे डिस्कस कर लेंगे मैंने आपने ये पढ़ा है और मेरा, मुझे आप फिर कोई क्वेश्चन पूछें तो मैं उसमें से आंसर करने के काबिल हूँ। अगर आप मुझे डायरेक्ट कह देंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुअन में एडमिशन कैसे होता है, तो वो वैसे होता है जैसे वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अगर उसमें कुछ समझ नहीं आ रही तो पहले वो यूनिवर्सिटी वालों से पूछें आप। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मेरा जो आगे प्लान है वो ये है कि पाकिस्तान से जिन लोगों ने डीवीएम किया था और अब वो कनाडा में एमएससी और पीएचडी कर रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करके उनसे एक एक सेशन लूँ। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में एमफिल कर रहा है स्कॉलरशिप पे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में जितने प्रोग्राम डीवीएम के बाद अवेलेबल है हमारे लिए, वो सबको बताए। और उसमें आजकल कौन कौन से हायर कर रहे हैं, उन हायर वालों को सर्च कैसे करना है, फिर उसको अप्लाई करने का क्या तरीका है, वो थोड़ा सा बताए। और फाइनली उसने खुद क्या किया था, कैसे आया है, वो बताए। और बाकी एक्सपेंसेस वगैरह खर्चा कितना होगा ये बताए। और बाकी इंशाल्लाह मेरा इसके बाद ये भी प्लान, ऐसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, जितने भी यूनिवर्सिटीज में कोई पाकिस्तानी डीवीएम वाला मिलेगा तो उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसी तरह एक सेशन दे जिसमें स्पेसिफिक उस यूनिवर्सिटी को खोल के बताए हर चीज़, ताकि हम फ्यूचर में उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना आप सबके लिए ईजी हो जाए। और फाइनली ऐसी लिस्ट इंशाल्लाह डेवलप करते हैं जिसमें लिंक भी हो, डिपार्टमेंट भी हो, प्रोफेसर का नाम भी हो, उसका थोड़ा सा रिसर्च इंटरेस्ट भी लिखा हुआ हो, ताकि आप उस लिस्ट को गो थ्रू करके अंदर से 3-4 प्रोफेसर क्विकली साइड पे करके उनको सर्च कर सकें कि कौन सा बंदा किस फील्ड का है। सो ये टाइम टेकिंग चीज़ें, और जब बंदा इधर आके कनाडा में पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है वीकेंड के ऊपर, और बाकी 5 दिन कॉलेज में जाके यूनिवर्सिटी में जाके काम कर रहा होता है, तो उसके पास टाइम नहीं होता इन चीज़ों को। जब अगली बात है, जब बंदा गुजर गया है, उसे स्कॉलरशिप मिल गया, तो उसे ज़रूरत नहीं है दोबारा जाके ये सारा कुछ A to Z करने की। तो इसमें ये होता है कि अगर वॉलंटियरी तौर पर स्टूडेंट कोशिश करे, हेल्प यानी गाइड करने के लिए बंदे मौजूद हैं, वो बताएंगे कि ऐसे ऐसे ढूंढो और तो शेयर करो। तो मैं अवेलेबल हूँ, अगर किसी ने भी इस पे काम करना हो तो मैं मुकम्मल गाइड करने के लिए तैयार हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला अगर कोई ना भी हुआ फिर भी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि खुद इसको करूँ। तो क्या मैं कंक्लूड हम क्या कंक्लूड करते हैं इससे कि जो स्कॉलरशिप को जी विन करना कनाडा में अचीवेबल है, लेकिन उसके लिए अप्रोच बेहतर होनी चाहिए और आपकी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए।
और फिर क्या होगा कि कनाडा आपको एक बहुत अच्छा एजुकेशनल एक्सपीरियंस देगा, बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज देगा, और आप हर मुल्क के लोगों से यहाँ मिलोगे। मैं इसी टाइम बैठा चाइनीज से भी काम कर रहा हूँ। एक मेरी लैब में चाइनीज है, एक ब्राज़ील की मैडम है, नाइजीरिया का मेरे साथ एक लड़का है, मैं पाकिस्तान का हूँ, बाकी कैनेडियंस हैं। तो इस तरह जैसे जैसे आप आगे जाएंगे या लोग मिलेंगे तो आपकी लर्निंग होगी। तो क्वेश्चन आंसर का सेशन तो नहीं होगा क्योंकि मैंने सोलो सेशन किया, मैंने अकेले ने रिकॉर्ड किया, लेकिन आप सबका थैंक यू अगर आपने पूरी वीडियो सुनी है। अब मुझे आपसे सजेशंस चाहिए। अगर आप डीवीएम वाले स्टूडेंट हैं या एनिमल साइंस, पोल्ट्री साइंस, आप किसी के भी स्टूडेंट हैं और ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, देख चुके हैं, कमेंट्स में मुझे क्वेश्चंस बताएं ताकि मैं फ्यूचर में जो भी लोगों से सेशंस अरेंज करवाऊँ, क्वेश्चन मैं उनसे ज़रूर पूछूं। सो जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी और सेशन में मुलाकात होगी और न्यू चेहरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।